ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। स्क्रीन पे आपको बिहार का मैप दिख रहा है। हम लोकसभा चुनाव के सिलसिले में यहाँ हैं। इस वक्त पूर्णिया में हैं। ये देखिए, अगर आप उत्तर से देखेंगे तो पूर्णिया बिल्कुल यहाँ पे बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है और इसी वजह से इस इलाके को सीमांचल कहते हैं। सीमांचल में ये 4 ज़िले आते हैं: अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और चौथा कटिहार। अच्छा, उल्टा अच्छा, मैं इधर चला गया था रायगंज तरफ। ये 4 ज़िले सीमांचल में आते हैं। फिर ये कोसी का इलाका आता है। कोसी यहाँ से 2 लाइन में विभक्त होती है। एक कोसी ये जा रही है, ये देखिए, ये कोसी नदी यहाँ से बहते बहते कुर्सेला में जाके मिलती है गंगा जी में, और दूसरी कोसी ये जाती है। तो इस हिसाब से ये इलाका कोसी का इलाका कहलाता है। इसमें मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और सुपौल का इलाका ये रहा। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया ये इलाका आता है। तो आज के हम इस वीडियो में, इस पॉलिटिकल मास्टर क्लास में सीमांचल और कोसी अंचल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ और कुछ कम वरिष्ठ पत्रकार हैं। अखिलेश जी हैं, अखिलेश चंद्रा जी दशकों से यहाँ पे जर्नलिज्म कर रहे हैं पूर्णिया में। पुष्यमित्र जी हैं, इंडिया टुडे हिंदी के हमारे सहयोगी हैं और स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं। और मिथिलेश सिंह जी हैं, यहाँ प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। कई अखबारों में ये भी काम कर चुके हैं, आज में, नवभारत टाइम्स वगैरह में। इनका भी दशकों का अनुभव है। अभी मेरा अपना अखबार निकलता है यहाँ से जी, उसका भी नाम सीमांचल उदय। अभी सीमांचल उदय अखबार है और प्रेस क्लब के भी अध्यक्ष हैं। उनके संपादक प्रकाशक हम हैं जी। सीमांचल उदय के। तो इन तीनों विद्वानों से हम समझेंगे। सर, सबसे पहले पूर्णिया का बता दीजिए। हम लोग जब दिल्ली में बैठे, और बल्कि आप इस तरफ ही आ जाएं मिथिलेश जी, तो मेरे लिए इजी रहेगा तीनों तो ऐसे माइक करना, है ना। जब हम लोग वहाँ बैठ के सीटें का चुनाव कर रहे थे तो मैंने थोड़ा संपादकीय के पद का दुरुपयोग किया और कहा कि मैं सब प्रदेशों में ऐसी सीटों पे जाऊँगा जहाँ कोई नया पॉलिटिकल फैक्टर समझ में आ रहा हो। जैसे कोयम्बटूर गए क्योंकि वहाँ बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर लड़ रहे हैं। वायनाड गए ये देखने के लिए कि कांग्रेस का जो अभी भी वो मजबूत गढ़ है, राहुल गांधी को सेफ सीट लगती है तो क्या वजह है। अनंतनाग जा रहा हूँ फिशर्स देखने के लिए कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जब चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे तो किस तरह का है। राजकोट जा रहा हूँ, वहाँ पे 2 डोमिनेंट पेजेंट कास्ट आमने सामने हैं, क्षत्रिय समाज और पटेल समाज। ऐसे गया आया तो मुझे, पूर्णिया जब आया तो मुझे बताया गया कि ये एक थोड़ा सा कॉस्मो शहर है, पटना से दूर, जहाँ पे सभी जाति समुदाय के लोग हैं और यहाँ पे एक निर्दलीय व्यक्ति है जो मुकाबले में बना हुआ है, जिनका नाम पप्पू यादव है। हालांकि कई लोगों ने कहा कि पप्पू यादव का मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, आप इसलिए आ गए क्या। और बीमा भारती लड़ रही हैं, तो वो जो स्विचिंग लगातार यहाँ पे चल रही है कि वो जेडीयू की विधायक थी, अब आरजेडी में आ गई। संतोष कुशवाहा, जिनको कभी पप्पू सिंह लाए थे पॉलिटिक्स में, पप्पू सिंह अब आउट हो गए। तो ऐसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स बन रही थी यहाँ पे। और हम लोग ये भी देखना चाह रहे थे कि क्या कोई एक व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल लेगेसी के दम पे निर्दलीय, आज भी लोकसभा का बड़ा चुनाव होता है, 5, 6, 7 विधानसभा होती हैं, किस तरीके से अपनी एंट्री कर सकता है, अपने वजूद को बनाने की कोशिश कर सकता है। और इनकी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जीविका दीदी के बारे में, तो ये भी था कि 2014 में भी यहाँ से जेडीयू जीती थी, जब अलग अलग लड़े थे सब लोग, सिर्फ 2 सीटें। तो क्या यहाँ पे वो नीतीश का सोशल कॉम्बिनेशन था। तो इन सब चीज़ों को समझ के आए। फिर जाहिर सी बात है अगल बगल की सीटों पे भी दिलचस्पी हुई। आज की तारीख में पूर्णिया का क्या समीकरण दिख रहा है आपको? आज की स्थिति में आरजेडी और निर्दलीय एनडीए 3 तरह के कैंडिडेट हैं। और महागठबंधन जो है अभी, जिसमें आरजेडी है, इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, वो लगता है कि लगभग रेस से बाहर है अभी की स्थिति। बीमा भारती जी, कि उनकी एक पहचान एक क्षेत्र में है, रुपौली क्षेत्र में। सभी विधानसभा क्षेत्रों में उनको भी, प्रत्याशी को लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं। अगर लगता है कि हाँ आमने सामने की टक्कर होगी निर्दलीय पप्पू यादव और एनडीए के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा के बीच में। कई जगह हमें ये देखने को मिला कि जो आरजेडी का काडर वो कह रहा है पूर्णिया में हम पप्पू यादव के साथ हैं, पूर्णिया के बाहर तेजस्वी यादव के साथ हैं। आप लोग तो चूंकि लगातार यहाँ, आपको वो टूट दिख रही है? जी हाँ, जैसा आपने बोला, राजद के अधिकांश नेता और पदाधिकारी जो है
इस्तीफा का दौर चल रहा है और हाल ही में कल भी जो है करीब 100 कार्यकर्ता और जिला उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा देकर पप्पू यादव के साथ हो गए हैं। और इससे ये लग रहा है कि राजद में एक भगदड़ सा है और इस स्थिति में उसका माय समीकरण जो है वो भी ध्वस्त होता नज़र आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट पहले ही पप्पू यादव के साथ जा चुका है। ज़्यादा वोट भी अब मैंने गोलबंद हो रहा है पप्पू यादव की तरफ। और एनडीए का वोट इंटैक्ट है और एनडीए का वोट जो है, या उसमें भी ऐसा है कि संतोष कुशवाहा 10 साल से हैं तो नाराज़गी है? एनडीए के वोट में संतोष कुशवाहा से जो भी नाराज चल रहे थे और धीरे धीरे जो चुनाव की तिथि नीति आती जा रही है तो वह सब फिर गोलबंद होने लगा है। और उन संतोष कुशवाहा से नाखुश रहते हुए मोदी के नाम पर वह वोट देने के लिए एनडीए की ओर अपना रुझान बनाते जा रहे हैं। एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि एमवाई का जो समीकरण है लालू जी का, बिहार में कहीं भी कुछ भी रहो, पूर्णिया में वह समीकरण पप्पू यादव के साथ रहा। यही इसकी वजह पप्पू यादव से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जन सरोकार की जो बात आती है, जनता से सीधा जुड़ाव, उसमें पप्पू यादव वो क्या थे नहीं थे वो अलग चीज़ है। वो अरे वो अलग चीज़ कैसे है, वो भी इसका पार्ट है ना पैकेज का। क्योंकि जब मैं यहाँ के व्यापारी वर्ग से बात करता हूँ तो वो पप्पू यादव के नाम पे बिरकते हैं। नहीं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जब बाढ़ आया या किसी भी तरह की बात हुई तो एक समीकरण माइका उनके साथ बना रहा। मुस्लिम एकदम उसके साथ हो जाते हैं। अभी के चुनाव में कहना मुश्किल है। बूथ लेवल पे स्ट्रक्चर है उनके पास अपने लिए वोट गिरवाने का? देखिए, पप्पू यादव इससे पहले भी 2 बार यहाँ सांसद रह चुके हैं और जो कैडर, जो साथी उनके साथ पहले थे वो ही साथी अब भी उनके साथ है और वही लोग इस बार भी एग्रेसिव होकर उनके लिए चुनाव का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये तो पप्पू यादव की बात हो गई। थोड़ा ये सीमांचल का इलाका समझाइए सर, यहाँ पे और क्या क्या समीकरण हैं? खासतौर पे हम ये जानना चाहेंगे खेती किस तरह की होती है, किस तरह के आजीविकाएं हैं, कौन कौन से सामाजिक वर्ग हैं? पुष्पित जी, आपसे शुरू करेंगे इस बार। जो ये सीमांचल का इलाका है, सीमांचल का इलाका भी हम लोग देखते हैं कि 2 हिस्से में है। अररिया किशनगंज का जो इलाका है ये नदियों का इलाका, महानंदा का बेसिन है और कटिहार का भी कुछ इलाका, पूर्णिया का भी कुछ, ये पूरा महानंदा का बेसिन है। इस पूरे इलाके में नदियाँ बहुत सारी हैं और हर 4 किलोमीटर पर एक नदी आपको धारा मिल जाती है और आवागमन की बहुत दिक्कत है। इस पूरे इलाके में आपको चचरी के पुल बहुत सारे मिलेंगे, लोगों को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे साथी सिद्धांत ने एक फ़ोटो भी पोस्ट की थी चचरी के पुल की। और ओवैसी आए थे एक बार, तो एक खरखरी नदी है, उन्होंने पैदल चल के नदी को पार किया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ के लोगों को सुविधाओं की कितनी कमी है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है इस इलाके का है। इस इलाके में चाय की खेती होती है और ये जो इलाका है पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा, ये सब मक्के का इलाका है। यहाँ मक्के की बहुत सारी खेती होती है और इसके अलावा मखाना की खेती कटिहार और पूर्णिया में नए सिरे से शुरू हुई है। खेतों में एक नया प्रयोग है कि मखाना की बहुत सारी खेती हो रही है। पहले केले की खेती होती थी। तो ये यहाँ का भूगोल है अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया का। और मक्का जो है वो हम लोगों की ब्रेकफास्ट टेबल तक पहुँचता है। यहाँ मूलतः जो मक्के की खेती होती है वो जानवरों के चारे के तौर पर, ख़ास तौर पर डेयरी जानवरों के चारे के तौर पर होती है। लेकिन ये मेरी जानकारी है, अखिलेश जी भी बताएंगे, कि गुलाबबाग की मंडी में बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स की कंपनियाँ भी और बिस्किट की कंपनियाँ भी आती है मक्का खरीदने के लिए। सर थोड़ा समझाइए मक्के की खेती और मक्के का कारोबार। मक्का जो है यहाँ हम ये बताते हैं कि किसानों के लिए कैश क्रॉप क्या रहा है। एक ज़माना था जब यहाँ जूट जो है मुख्य कैश क्रॉप था, किसानों को सीधी आमदनी उससे होती थी। लेकिन विडम्बना यह रही कि जूट से संबंधित कोई उद्योग यहाँ नहीं लगा। पूरा सीमांचल और कोसी का इलाका जो है दाम के मामले में बंगाल पर डिपेंड कर गया, क्योंकि बंगाल में जूट के मिल बने हुए हैं। तो धीरे धीरे वो लोग उससे विमुख होते चले गए। फिर बीच में सूरजमुखी की खेती होने लगी यहाँ पर, तो उसका भी कोई विकल्प नहीं मिला, कोई बाज़ार नहीं मिला, कोई वैसा उद्योग यहाँ नहीं लग पाया। अब आज के दिनों में लोग मक्का को लेकर चल रहे हैं। मक्का की डिमांड विदेशों में ज़्यादा हो रही है। यहाँ से लगभग हमको लग रहा है कि 6-7 रैक मक्का के सीजन में मक्का यहाँ से विदेश जाता है। रैक मतलब ट्रेन से जो होता है, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं। कोई ऐसा अनुमान है कितने 100 करोड़ या कितने 1000 करोड़ का कारोबार है मक्का का?
300 करोड़ से कम का कारोबार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपना क्रय केंद्र यहाँ खोल रखा है। और जब से वो कंपनियाँ आई, मक्का का रेट हाई हो गया और किसानों रेट चल रहा है अभी? मक्का का रेट अभी पिछले बार 2200 रुपया था। उतार चढ़ाव चलता रहता है रेट का। और ये मक्का फिर यहाँ की इकोनॉमी में कैसे दिखता है? देखिए, मक्का अभी वर्तमान में मक्का है। इससे पहले इस क्षेत्र के में जूट और तंबाकू हुआ करता था। तंबाकू भी बहुत बड़ा यहाँ किसानों के लिए आय का साधन था। धीरे धीरे तंबाकू समाप्त होते गया और जूट आ गया। जूट का यहाँ 2 फैक्ट्री था, फारबिसगंज कटिहार में, दोनों बंद हो चुका है। अब पूर्णिया में एकमात्र बचा हुआ जूट पार्क, जिसकी स्थिति भी बहुत, कलकत्ता से वो भी टैग है, उसका ऑनर कलकत्ता में रहते हैं, फैक्ट्री पूर्णिया में है, जाडा में तो एक है। लेकिन तो भी जूट का जो यहाँ है, जूट का तैयारी करने के बाद मजदूर समस्या और पटसन और उसके धुलाई, मैंने जो उसको छोड़ने के लिए पानी में जो गोड़ा जाता है, वह यहाँ पर जो है नहीं के बराबर है। इसलिए छोटा छोटा गड्ढा में या छोटा छोटा नदी में लोग गाड़ता है, तो उससे जूट का क्वालिटी जो है मैंने गिरावट आने के कारण उसका रेट कम नहीं मिल पाता, जिसके चलते लोग धीरे धीरे मक्का खेती में प्रवेश किया। और मखाना इन दिनों इधर विगत 5-7 साल से मखाना में लोगों को रुचि बढ़ने लगा है। इसलिए धानहट खेत भी जो था, जो कि चाप जमीन कहा जाता है, जिसमें पानी लगा रहा था अक्सर, उस समय अब धान के जगह पर लोग मखाना खेती करने लगे। इज इट अ गुड थिंग? हाँ, क्योंकि मखाने में एक फ़ायदा ये है कि मखाना क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप माना जाता है। हालांकि बहुत सारी उसमें भी दिक्कतें हैं, लेकिन अभी जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें मक्का नुकसानदेह है यहाँ के लोगों के लिए। लोगों को लगता है कि मक्का है तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमको जो फसल है उसकी कीमत मिल जाएगी, लेकिन मक्का यहाँ की ज़मीन को बंजर बना रहा है। जिस तरह से पंजाब की ज़मीन बंजर बना रहा है, इन व्हाट सेंस? ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा वो सब? हाँ, ज़्यादा खाद ये हो रहा है, फिर पानी खींचता है यहाँ से। लेकिन मखाने के साथ ये दिक्कत नहीं है। मखाने में अगर बारिश हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंधी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन पर रहता है, तो उसमें किसानों को नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। तो मखाना एक बेटर कैश क्रॉप है मक्के के मुकाबले लॉन्ग रन में भी। और ये यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि मखाना यहाँ को सूट करता है, मक्का यहाँ के लिए सूट नहीं करता है। जब भी सर मैं कोसी आता हूँ, इस हिमाचल के एरिया में आता हूँ, तो मुझे लगता है कि जब यहाँ इतनी शानदार कैश क्रॉप हो रही हैं, तो उनका जो अगला स्टेज होता है, जिसमें उनका भंडारण हो, प्रोसेसिंग हो और एक फाइनल प्रोडक्ट बने। क्योंकि अब कॉर्न बेस्ड फास्ट फूड तो बहुत आ रहा है, आप जाइए रैपर खोलिए खाइए, वो तो सब दुकानों में लटका रहता है, वो यहाँ पे नहीं आता है। उसकी वजह क्या है? प्राइमरली 2 रीज़न लोग गिना देते हैं, थोड़ा उसको विस्तार समझाएं। एक, लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो, और तीसरा इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिस्क कौन करे। जैसे हम लोग पूर्णिया में मेफेयर होटल में हैं, मैंने इसके जो ओनर है नितेश सिंह, कल मैं उनसे बात कर रहा था, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, पटना में ऐसा होटल नहीं, आप इतना बड़ा बना दिए। तो बताने लगे वो कि हमने रिस्क लिया है, हमारा फेथ है इम्प्रूव होगा, पर वो बहुत कम दिख रहा है। तो ये ज़रा 2-3 चीज़ें समझाइए सर। लॉ एंड ऑर्डर, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करे, और क्यों नहीं हो पाए? क्यों यहाँ कॉर्न की इंडस्ट्री नहीं है, मखाने की नहीं? यहाँ से मखाना खरीदा जाए, यहीं पे अलग अलग मसाले लग के वो सुपर फूड बने, और जो पूरे देश में बिक रहा है, दुनिया में बिक रहा है ना सुपर फूड के नाम पे। तो जब यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी का मखाना हो रहा है, तो यहीं प्रोसेसिंग क्यों नहीं हो रही? यहाँ का मजदूर हमको पूरे देश में मिलता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, वो यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। देखिए, मैं पहले एक चीज़ उसमें बता दूं कि अडानी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो वेयर हाउस है अडानी के, वो इस इलाके में है। अच्छा। हाँ, कटिहार में एक उनका वेयर हाउस सबसे पहला जो मुझे लगता है साइलो खुला होगा देश में, तो वो कटिहार में खुला। और अब पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तीनों ज़िले में उनके वेयर हाउस खुलने वाले हैं, और वो पैसा लगा रहे हैं वेयर हाउस में। क्या खरीदते हैं, क्या स्टोर करते हैं? यहाँ जाहिर सी बात है मक्का, हाँ मक्का खरीदेंगे। ये जो आपने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ नहीं हुई है, ये दिक्कत की बात ज़रूर है, लेकिन ये काम मुझे लगता है कि पूरे बिहार में नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि यहाँ की जो, हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, जो जिनके पास पैसा है, यहाँ पैसा किनके पास है? पॉलिटिशियन के पास और ठेकेदारों के पास, 2 ही लोगों के पास है। एक ही बात है वैसे, दोनों एक दूसरे से हैं, संबंधित ही हैं। ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट गलत तरीके से करते हैं, जो पैसा आगे बढ़ता नहीं। ये लोग ज़मीन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे और इस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ रिस्क, क्या वैसा विज़न नहीं, वैसी सोच नहीं है? सोच नहीं है, डर है। उनको लगता है कि पता नहीं फ़ायदा होगा नहीं है। कभी बिजनेस वाले, ये पूरा इलाका जो रहा है ज़मींदारी ये सिस्टम का इलाका रहा है, और यहाँ बंगाल से आप देखें, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा सरकारी नौकरी चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो आ रहे हैं, तो इन लोगों ने सिर्फ लोगों को क्लर्क बनना सिखाया, और क्लर्क ही
लोगों को लगा कि ये सबसे अच्छा जीवन है। तो बिजनेस करना सीखा नहीं लोगों ने कभी 2-2.5 साल से, उससे पहले होते होंगे लेकिन पिछले 2-2.5 साल से बिजनेस करना नहीं सीखा। तो बिजनेस करने का जो एक रिस्क है वो कोई नहीं लेना चाहता है, सब बहुत सिक्योर चाहते हैं, सरकारी नौकरी हो जाए या पैसा हुआ तो या जमीन ठोस दिखे, फ्लैट ठोस दे। हाँ हाँ सर, बिल्कुल इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कृषि पर आधारित उद्योग खोलने के मामले में सरकार भी उदासीन रही है। सर सरकार तो अब वैसे भी उद्योग नहीं खोल रही है, अब तो मतलब भी पिछले अगर हम 30 साल की ये बात जरूरी करें। है कि हम जो बड़े उद्योगपति हैं उनको प्रोत्साहित करके अपने राज्य में लाएं, उनको सुविधाएं दें। और अगर नहीं आ रहे हैं तो यह जानना चाहिए कि क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्या ऐसी सुविधाएं। बिजली की दिक्कत है, यहाँ बिजली की परेशानी है, 24 घंटा बिजली आज भी नहीं मिल रही। बिजली है, पहले से बहुत स्थिति सुधरी है, लेकिन इसका संकट है। हाँ, और उद्योगों को तो जो सबसे बेसिक चीज़ चाहिए वो है बिजली, सड़क और पानी, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा। ये बहुत हद तक सुधर गई है, बहुत हद तक सुधरी है, लेकिन अभी भी मतलब अभी बिजली की दिक्कत वैसी नहीं, जमीन की दिक्कत ज़्यादा है कि नहीं, पर उद्योग को 24 घंटे बिजली चाहिए। हाँ, वो सप्लाई कर हो जाता है, नहीं तो बैकअप भी हो सकता है, वो इशू नहीं है। हाँ। इशू है कि यहाँ ज़मीन भी बहुत मुश्किल से अगर चाहिए तो जमीन। हमको तो बोला गया कि उधर पटना और उधर के मुकाबले इधर पूर्णिया के इलाके में लैंड पार्सल बड़ा है। हाँ, लेकिन दिक्कत है ज़मीन एक्वायर करना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अगर हाईवे ही बनता है तो उसके लिए भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। अडानी का जो सैलो बना था उसके में भी बहुत सारा विवाद हुआ, बहुत हंगामा। सरकारी हस्तक्षेप करना पड़ा उनको। हाँ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बहुत विवाद किया उसको लेके। ज़मीन का इशू है, ज़मीन को लेके विवाद होते हैं। क्या मुआवजा अच्छा नहीं मिलता है क्या, क्यों? या उनको ये कि हमें देनी ही नहीं किसी कीमत पे ज़मीन? हाँ, मतलब मुआवजा का भी मसला होता है, लेकिन ज़मीन भी कम है लोगों के पास, उनकी पूरी ज़मीन चली जाएगी। बहुत छोटे रहने की समस्या हो जाएगी। छोटे लोग हैं, बहुत छोटी ज़मीन है। गरीबी अभी भी यहाँ ज़्यादा है, ज़मीन लोगों के पर सर वो कैसे दूर होगी गरीबी? उद्योग धंधे नहीं आए क्योंकि यहाँ का मजदूर तो जा रहा है ना बाहर। या सरकारी उदासीनता और लोकल पॉलिटिक्स, राजनीति के कारण पूर्णिया में कई उद्योग लगे, ऐसा नहीं लगे, और सारे के सारे बंद हो गए। ईस्ट जूस फैक्ट्री यहाँ स्थापित हुआ और वह लोकल मार्केट नहीं मिला, वह सिर्फ आर्मी में सप्लाई यहाँ से होता था, वो जूस फैक्ट्री बंद हुआ। सूता फैक्ट्री यहाँ लगा, सूता मतलब धागा का मिलेथियन प्रोजेक्ट लगा, दवाई का फैक्ट्री यहाँ बैठा, और सारे के सारे बंद हो गया। लोकल पॉलिटिक्स मिलेथियन जो प्रोजेक्ट लगा वह स्टार्ट ईस्ट बनाने का कोलकाता का पार्टी था, वह स्टार्ट होने से पहले ही पॉलिटिकल हस्तक्षेप इतना हुआ। किसका? वो कलकत्ता कोई पार्टी था सिटी में। पॉलिटिकल हस्तक्षेप किसका हुआ? उस समय जो वर्तमान विधायक थे यहाँ के हुआ करते थे, कॉमरेड अजीत सरकार, उसने उसमें इतना हस्तक्षेप किया अपने लोगों को उसमें जो है बहाली करने के लिए, सारे काम मेरे लोग करेंगे। यूनियनबाजी हुआ जो स्टार्ट होने से पहले ही हुआ, अपने पूरा जो है। ये वही अजीत सरकार है जिनकी हत्या का इल्जाम पप्पू यादव पे लगा, लोअर कोर्ट में सजा हुई, हाई कोर्ट में बरी हुए, सुप्रीम कोर्ट चला, वही है ना? जी। तो वह स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गया। तो ये लेबर प्रॉब्लम तो है ही। यहाँ जो बाहर के कुछ लोग पहले आए, इंडस्ट्री यहाँ बैठाए, उद्योग चलाने को सीख, लेकिन उसको इसमें किसी भी तरह का न सरकारी प्रशासन या किसी भी तरह का उसको सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते स्वतः धीरे धीरे बंद होते चला गया। ये बताइए, इस सरकारी हस्तक्षेप की बात हो रही है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर समझते हैं। पप्पू यादव पे इल्ज़ाम लगता है बाहुबली हैं, अजीत सरकार पे भी ये इल्ज़ाम हमने सुना है कि ज़मीनों पर कब्ज़ा लाल झंडे के नाम पे वगैरह वगैरह। आरजेडी से लड़ रही हैं, पहले जेडीयू की विधायक रही हैं। बीमा भारती, उनके पति अवधेश मंडल के बारे में सुना है, बाहुबली हैं, थाने से ही भाग गए एक बार तो हैं, और जब ये मंत्री थी या विधायक थे भगा दिए गए। हाँ, मतलब वो खुद भागे क्योंकि उनको वो मुहैया मिला, अनुकूलन हुआ, 2016 की बात है। लेशी सिंह यहाँ से विधायक हैं, उनके पति बुट्टन सिंह के बारे में सुना। जरा इन सब किरदारों के बारे में समझा दीजिए एक एक करके। शुरुआत बुट्टन सिंह से करते हैं। उनका कत्ल हुआ था, बताइए सर। आपने तो सीरीज भी लिखी थी आज अखबार में। बुट्टन सिंह की कत्ल हुई थी कचहरी में, पूर्णिया सिविल कोर्ट में ही, सुबह में ही। और बुट्टन सिंह पहले यहाँ जो है कांग्रेस के राज्य में धमधा से विधायक हुआ करते थे, अमरनाथ तिवारी, उनके लिए ही काम करते थे वो। और धीरे धीरे जब जैसा होता है, लोग काम करते करते व्यर्थ हो जाता है, चलो भाई इनको जो करेंगे तो हम खुद ही क्यों न मैदान में आवे। तो वह समता पार्टी में ज्वाइन किए नीतीश जी के साथ, और उसके बाद वो राजनीति में आ गए। बाहुबल के धनी तो थे ही,
इसमें कोई मैंने दो क्या राय कोई है, दो कोई राय। मिलिशिया कोई संगठन चलाते थे? नहीं, बूटन सिंह का कोई संगठन नहीं था। वो एक संगठन हमने सुना था क्या, नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी, वो किसका था? वो तो आपको जो है पूर्व विधायक शंकर सिंह का था। वो किस पार्टी के थे? वो लोजपा से एक बार विधायक भी रहे हैं, रुपौली से विधायक भी हुए हैं, इनके बीमा भारती के खिलाफ। बीमावर्ती खिलाफ। वो फरवरी 2005 वाला चुनाव जीते थे जी, शायद, जी, हैं? जी, जी। हाँ उसको- हाँ, तो बुट्टन सिंह का बता रहे थे आप। तो बूटन सिंह उसे हुआ, उसके बाद बूटन सिंह हत्या हुई। हत्या होने के बाद जो नीतीश जी ने लेसी सिंह कथी किए, और एक फर्स्ट चुनाव में जो है यहाँ पप्पू यादव को बूटन सिंह के द्वारा मदद किया गया था फर्स्ट चुनाव मतलब 1991 वाले चुनाव में। 91 में। और लेसी सिंह को भी, जैसा चर्चा है, लेसी सिंह को भी चुनाव में, धमधा से चुनाव में पप्पू यादव के द्वारा मदद किया गया था। तो अब जेडीयू विधायक लेसी सिंह पप्पू यादव की मदद कर रही हैं क्या अंदर खाने? नहीं, ये तो उस समय में समता पार्टी और ये निर्दलीय थे। पप्पू यादव जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे उस समय में भी। और अभी लेसी सिंह किसी पार्टी से है, और वह जदयू से है, मंत्री भी है। इसलिए लेसी सिंह का अपना, वैसे भी क्षेत्र में, धमधा क्षेत्र में लेसी सिंह का अपना एक वोटर और मतदाताओं पर अपना पकड़ है, और उसका एक अलग छवि है। नहीं कर रही मदद? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, अब भीतर में क्या सुना है। तो होगा ना कुछ, क्योंकि आप लोगों ने एक पॉज लिया लंबा। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ। नहीं लग रहा है। ऐसा तो ठीक है, तो अवधेश मंडल का क्या कहानी है बीमा भारती के पति का? अवधेश मंडल पहले उस इलाके में जो है गवर्नर शर्मा नाम का आदमी हुआ करता था, जो माले से संबंध था उनका, कॉमरेड था, कॉमरेड था। जैसे यहाँ अजीत सरकार थे। अजीत सरकार थे सीपीआई कॉमरेड से? नहीं, कॉमरेड नहीं कहिए, नक्सली। नक्सली कहिए। हाँ। गवर्नर शर्मा नक्सली थे, और उसका वही बेल्ट था, रुपौली और जो है नगुचिया दीरा बेल्ट जो है, टापर टोला, ग्वालपाड़ा, ये सब जो है, विजय घाट, ये सब उसका बेल्ट था। ये इसमें नक्शे में बताएं कहाँ पे आएगा ये? ये हम लोग पूर्णिया में है, ये रुपौली है। ये रुपौली में ही जो है, रुपौली और भागलपुर सीमा से जुड़ा हुआ हो, इस एरिया में। ये इस एरिया में। और ये कछार का एरिया भी हो गया, नदी दिख रही है। कचार का एरिया है, ये दीरा बेल्ट है। दियारा, यही- दियारा। दियारा बेल्ट। इसी बेल्ट में इनका मेन आतंक था, गवर्नर शर्मा का ये वर्चस्व इनका कायम था। तो इसी से जो है अवधेश मंडल का भी जुड़ाव था। और बाद में अवधेश मंडल अपना जो है अलग संगठन तैयार किया, किस नाम से? फैजान पार्टी। संगठन था, गैंग था, क्या था? अब इसको संगठन कहिए, गैंग नहीं, हमको नहीं पता क्या कहते हैं भाई आप लोग। हाँ, संगठन था, गैंग था। गैंग हुआ, गैंग हुआ। कोई संगठन ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग। तो एक बुट्टन सिंह का गैंग था, और वैसे बुट्टन सिंह का गैंग कोई नहीं था। गैंग नहीं था। हाँ। शंकर सिंह का गैंग था। बूटन सिंह का, बुट्टन सिंह बाहुबली थे। हाँ बाहुबली थे। अवधेश मंडल का गैंग था। हाँ, अवधेश मंडल का गैंग था, और उस गैंग से और जो सवर्ण को रक्षा के लिए शंकर सिंह ने नॉर्थ आर्मी लिबरेशन नाम का गैंग बनाया। पहले वो कहते हैं कि दलितों को, पिछड़ों को सवर्णों के आतंक से रक्षा चाहिए, फिर ये कहते हैं सवर्णों को रक्षा चाहिए। तो दलितों से ही तो इसका लड़ाई तो हुआ है, अवधेश मंडल वर्सेस से लड़ाई हुआ ना। तो ये फॉरवर्ड और दलितों के, शंकर सिंह रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको? राजपूत समाज को, सवर्ण समाज को? सवर्ण समाज और जो है दलित, जिसमें पासवान ये सब आता है, वो शंकर सिंह के साथ। शंकर सिंह था। और अवधेश मंडल के साथ? अवधेश मंडल के साथ गंगोता के व्रत गोढ़ी, अति पिछड़ा अति समाज। पिछड़ा। थोड़ा ये कास्ट डायनेमिक समझाइए कि मतलब, क्योंकि हमने ये वहाँ पे भी देखा है, अरवल, औरंगाबाद, गया वाली बेल्ट में, ये हमने सीवान वाली बेल्ट में भी सुना है कि एक तरफ भूस्वामी और एक तरफ दलित या पिछड़ा समाज, और फिर उनकी मिलिशिया। इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो पूरा इलाका है, पूर्णिया, थोड़ा सा कटिहार और थोड़ा सा मधेपुरा, हाँ, ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो इलाका है, कोसी नदी जब इधर आ गई तो ये पूरा इलाका बाढ़ मुक्त हो गया और खेती के लिए बहुत अच्छा इलाका हो गया। और अंग्रेज़ों के समय में यहाँ इस इलाके में 2-3 बड़े ज़मींदार हुए। एक तो भवानीपुर में हुए, जो जिनका नाम मोल बाबू कहते हैं, वो माधुरी सिंह के पिता थे, और अभी जो माधुरी सिंह पप्पू सिंह के माँ की माँ वो हुए। कटिहार में कुर्सेला स्टेट था। ये भवानीपुर नहीं हुआ, माधुरी सिंह धमधा हुआ। नहीं, उसका बिशनपुर, भवानीपुर के बीच में ही है। और कुर्सेला स्टेट हुआ, वो कुर्सेला स्टेट भी इनसे बड़ा ज़मींदार था। इसके बाद एक ब्रह्मज्ञानी स्टेट था। ये सब ज़मींदार थे इस इलाके में, और ज़मींदार काफ़ी शोषक थे।
तो इन शोषकों के खिलाफ यहाँ एक विद्रोह शुरू हुआ। तो उसके पहले नायक थे नक्षत्र मालाकार, जिनका फनीश्वर नाथ रेणु जी जिक्र करते हैं। हाँ, अपने कहानियों में चलित्र कर्मकार के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और रिपोर्टाज में है। तो जब वो अकाल पड़ता था तो वो अनाज लूट के जमींदारियों की ड्योढ़ी से लाते थे। इसलिए ये पूरा इलाका जो है भूमिहीन लोगों के विद्रोह का इलाका बना। बाद में यहाँ वामपंथी जो विद्रोही संगठन है, माओवादी, ये सब भी, नक्सलवादी, ये लोग भी आए। इन लोगों ने उसको संगठित किया, जिसमें गुनर शर्मा का नाम लेते हैं और भी लोगों का नाम लेते हैं। तो वो जो विद्रोह शुरू हुआ, जो फिर हम लोग देते हैं आरा, जहानाबाद और इस इलाके बारवल के, हाँ, तो उसी तरह से यहाँ भी हुआ। अच्छा, एक नक्सल बेल्ट यहाँ थी इस पूरे भोजपुर से लेके, हाँ, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद और सबसे ज़्यादा गया, औरंगाबाद, हाँ, इस इलाके में, और फिर वो झारखंड शुरू होता है। वो यहाँ भी हुआ, इस इलाके में भी हुआ। और इस इलाके में जब नक्सलवाद और इस तरह की चीज़ें शुरू हुई तो उसके रिएक्शन में फिर जैसे वहाँ पर हम सुनते हैं कि वो जो ब्रह्मेश्वर मुखिया और रणवीर सेना, हाँ, रणवीर सेना हुआ। तो यहाँ भी उस तरह के नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी या आनंद मोहन जैसे लोग या ये शुरू, वो भी इस इलाके से हैं। हाँ, सहरसा के हैं। अच्छा, और तो चुनाव तो वहाँ शिवहर में लड़ रहे हैं जाके। हाँ, चुनाव लड़ते हैं क्योंकि ये राजपूत बहुल इलाका है, लेकिन रहने वाले लोग सहरसा के पचगछिया के हैं। पचगछिया संगीत के लिए बहुत फेमस इलाका है। अच्छा, हाँ, और पचगछिया घराने में मतलब पूरे देश के संगीतकार आते रहे हैं और उनकी खासियत यही रही है कि उन्होंने अपने नौकर को, इस स्टेट के मालिक ने अपने नौकर को इतना बड़ा संगीतकार बना दिया है, जिससे कि बहुत बड़े बड़े संगीतकार, जैसे अख्तरी भाई ने उनकी तारीफ़ की। वो बहुत गजब कहानी। ये तो इन सब चीज़ों के लिए बिहार जाना जाए ना। हाँ, ये एक तो पचगछिया स्टेट और पूर्णिया में चंपानगर, ये दोनों संगीत के घराने हैं। और वो जो था, क्या उसका नाम था, हाँ, मांगन खवास, वो एक नौकर, घरेलू नौकर के गले में हलवा बांध के रखते थे कि उसका गला ख़राब ना हो। और वो जो है अख्तरी भाई फैजाबादी ने जब उनको सुना तो कहा कि मतलब चमत्कृत हो गई, और जो उनके बारे में लिखा है वो अद्भुत है। तो उस इलाके के आनंद मोहन हैं। और शंकर सिंह जो है राजनीति में बाहुबल के पोस्टर बॉय थे, सबसे ज़्यादा मुकदमे शंकर सिंह पर, जो नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर ये धीरे धीरे ये इलाका नक्सलवाद से अपराध के केंद्र में बदल गया। तो यहाँ सारे राजनेता अपराधी होने लगे, चाहे वो। ये बड़ा दिलचस्प फिनोमेना दिख रहा है कि शुरू हुई वो हसिया हथौड़े की लड़ाई या हसिया गेहूं की लड़ाई, हाँ, कि भूमिहीन मजदूरों को हक, और फिर वो कास्ट बेस्ड मिलिशिया में तब्दील हो गई। वही चीज़ है, वही चीज़। बंदूक आता है न्याय दिलाने के नाम पर, लेकिन फिर वो बंदूक हिंसा के रास्ते गैंग माफिया में। कैसे अवधेश मंडल ने कैसे बिल्ड किया अपना एम्पायर सर? अवधेश मंडल को यही पता, ये बताएंगे। अच्छा, चलिए आप बताइए मिथिलेश जी, आइए सर, बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए, खुल के बताइए ना। कितना खुल के बोल रहे थे कैमरा शुरू होने के पहले। नहीं, तो वही हुआ जिसमें कास्ट वार शुरू हुआ। एक पिछड़े जाति का नेतृत्व जो है अवधेश मंडल के हाथों में रहा, स्वर्ण का शंकर सिंह की, और धीरे धीरे जो है उसके बाद जो है अवधेश मंडल ने भी जो है बीमा भारती को सबसे पहले निर्दलीय चुनाव 2000 में निर्दलीय चुनाव में उतारी और वो जीते। और शंकर सिंह फर्स्ट बार जो लोजपा से चुनाव रहे। उसके बाद ये लोग पॉलिटिकल में धीरे धीरे आ गया। और यहाँ जो भी पहले क्राइम की दुनिया या कहिए माफिया या डॉन जो भी थे, धीरे धीरे अब की स्थिति में जो है उस दुनिया से ये लोग निकल करके एक नया जो व्यवसाय शुरू हुआ है पूर्णिया में। क्या है? जमीन ब्रोकर का। तो ये लोग कहीं ना कहीं, ये लोग सब के सब लोग जो है जमीन ब्रोकर से के धंधे में जो है किसी को संरक्षण दे रहे हैं, कोई ब्रोकर को, कोई कुछ, कोई डायरेक्ट भी इन्वॉल्व होकर के। मार्जिन अच्छा है, खून खराबा कम है, बदनामी कम है, ऐसा कुछ। हाँ, ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बाइक पर चढ़ने वाले अपराधियों को स्कॉर्पियो पर चलने वाले ठेकेदारों में बदल दिया। अच्छा, इससे अपराध कम हुआ और मुखिया में बदल दिया। क्योंकि अंततः उन्हें अपराध क्या है, वर्चस्व के लिए करना था, पैसे के लिए करना था, दोनों। इसमें ज़्यादा पैसे हैं राजनीति में। और इससे भी आप धीरे धीरे जैसे जूट था, मक्का था, मक्का खेती से भी केला खेती कुछ दिन हुआ, लेकिन अब इससे भी लोग अलग होकर के, अब जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो बाहर में पढ़े हैं, वो लोग भी, उनका यहाँ खेती है, ज़मीन है, तो वो लोग अब धीरे धीरे जो है
अपना कृषि कल्चर को बदल रहे हैं। जिस तरह ऐसे अभी इधर ड्रैगन की खेती बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट की खेती होने लगा है। किशनगंज में नहीं, किशनगंज में ही नहीं, पूर्णिया में होने लगा, धमधाम में हो रहा है, रुपौली में हो रहा है, बनमनखी बेल्ट में हो रहा है। और कुछ लोग तो इस बेल्ट में नौगछा साइड चले जाइएगा तो आपको संतरा और सेब की भी खेती करने लगे। जो बाहर में पढ़े लिखे लोग हैं वो अवधेश मंडल पे नहीं बता रहे हैं, खेती पे चले गए, थोड़ा बता दीजिए। अवधेश मंडल तो आप देख रहे, वर्तमान में अवधेश मंडल को कही दिए, वो कहाँ है अभी? वो अभी तो जेल में है। हाँ, खौफ है अभी उनका लोगों में कि रुपौली के इलाके में। रुपौली इलाके में देखिए, जो भी दबंग रहता है, दबंगता का कुछ नहीं असर होता ही है, लेकिन अब वो लोग भी इस दुनिया से निकल के जमीन ब्रोकर सफेद पोश हो गए। इन सब के बीच में पप्पू यादव का उदय कैसे होता है? वो हमसे ऑन कैमरा बोले कि हम 23 साल की उम्र में विधायक हो गए, 24 साल की उम्र में सांसद हो गए। उनको वो परवाह नहीं थी कि 25 साल उम्र होनी चाहिए सांसद विधायक होने के लिए। बोले हाँ, एफिडेविट हुआ, हो गए। ऑन कैमरा बोले 24 साल का लड़का पूर्णिया उसको सांसद चुन के भेजता है, तो कुछ तो डायनेमिक्स होगी ना, कास्ट की, पावर की। क्या रहा? आप पुराने लोग यहाँ बताइए जरा खुल के। माई समीकरण जो रहा है पप्पू यादव के साथ, यादव और मुसलमान उनके साथ शुरू के दिनों में से रहे हैं, और थोड़ा सा वोट उस जमाने में अति पिछड़ा का उनके साथ आया, जिसके कारण वो जीतते चले गए। और बूथ भी तब अच्छे से मैनेज होते थे सब लोगों के। शुरू के दिनों में मैनेज भी होते थे, वो व्यवस्था। इतना हिचक के काहे बोल रहे हैं सर? हिचक के नहीं बोल, शुरू के दिनों में हम लोग तो इतना वीडियो देखे, इतना रफ्ते पढ़े हैं। शुरू के दिनों में बूथ कैप्चरिंग का तो चलता ही था, उसका पूरे बिहार में चलता था। तो पूर्णिया उससे यूपी के भी कई इलाके इससे पूर्णिया उससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन अब वो जमाना गया कि होता था कि गांव का जो मरड़ होता था उस जमाने में, मरड़ मतलब मेठ टाइप का आदमी, जाति का जाति मरड़ जाति होता था, जिसे ज्यादा भर जाति अधिक मरड़ होता था, कुर्मी का मरड़ होता था। वो मतलब हर जाति का एक क्या अनौपचारिक मुखिया जैसा, अनौपचारिक मुखिया कह लीजिए। हाँ। वो ठेका लेता था कि हाँ हम तुम्हारा वोट गिरवा देंगे। वो सब जमाना लद गया, अब वोटर जाग गए। हाँ, वो माइक पे कुछ बोले ना बोले, सामने बोले ना बोले, अंदर मन से बटन दबाता है। अभी कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन किसको वोट देगा। तो जब पप्पू यादव के यहाँ इतना वर्चस्व था, तो वो 2 दफा चुनाव भी हारे। एक बार 98 में हारे, और फिर 2009 में तो लड़ ही नहीं पाए थे। एक बार तो काउंटर माइंड हुआ। हाँ, एक बार तो काउंटर माइंड हुआ, जिसमें जयकिश मंडल यहाँ से उसके बाद जीते थे बीजेपी के सांसद। वही 98 में ना। हाँ, वो उनको जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, प्रचार भी नहीं करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जीत गए। पप्पू यादव और शहाबुद्दीन जो 2 किरदार हैं बिहार में, वो बहुत दिलचस्प हैं। ये जैसे अभी तक हम लोग समझते हैं कि पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये न पिछड़ों के लिए लड़ने वाले हैं, न दलितों के लिए लड़ने वाले हैं। ये बीच के लोग हैं जो अमूमन हम देखते हैं कि वामपंथी आंदोलनों को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल होता रहा। जैसे पप्पू यादव पर राजीव सरकार की हत्या का आरोप है, शहाबुद्दीन पर चंद्रशेखर की हत्या का आरोप है। तो जो सवर्ण भी इनके साथ थे, क्योंकि वो भूमि सवर्णों ने इनका इस्तेमाल किया। सवर्णों ने इनका इस्तेमाल किया, खासतौर पर जो ज़मीन बचाने के लिए, ज़मीन बचाने की लड़ाई में ये भी किरदार है पप्पू यादव। और ये दूसरी बात, जो बूथ लूट की जो बात है, इसमें हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा, बहुत पहले, लालू जी से पहले ये हुआ था कि बहुत सारे इलाकों में दलित और पिछड़े, अति पिछड़े वोट देने नहीं जा सकते थे। ये सिर्फ बूथ लूटने का मामला नहीं है, बूथ पर वोट दिलवाने का भी मामला है। जो दबंग हुए पप्पू यादव या अवधेश मंडल या इस तरह के लोग, ये जैसे बेगूसराय में कामेश्वर सिंह ने बूथ लूटा था 60s में। ये लोग क्या करते रहे, अपने ही बूथ पर उन दलितों को, पिछड़ों को ले जाके चलो तुम वोट दिलाओ, वोट दो, डालो, कौन डरता है, डराएगा, हम हैं तुम्हारे साथ। ये भी चीज़ें हुई जो लालू बार बार कहते हैं कि हमने पहली बार इन लोगों को बूथ पर पहुँचाया, और इनको बूथ लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। दरअसल बिहार की राजनीति में कहा था जिन्न, तो ये जिन्न वोटर जो है वो है अति पिछड़ा वोटर। मतपेटी से जिन्न निकलेगा कहा जाता था। तो वो जिन्न वोटर अति पिछड़ा वोटर है, जो साइलेंट रहता है। लालू यादव पहले सवर्ण समाज के लोग सब चौराहे पे खड़ा होकर लालू यादव को कोस रहा है, लेकिन नतीजा आ रहा है तो उलट आ रहा है। वो अब हो रहा है। पहले जो जमींदार लोग होता था, तो जो भी दलित, हरिजन, मुसहर, ये लोग जो भी है, वो जमींदार लोग के ज़मीन में बसता था, और उसका मकान से लेकर सारा खर्च जो है वो जमींदार ही बेयर करते थे। उसके यहाँ कोई शादी हुआ, फंक्शन हुआ, जो भी हुआ, वो टोटल जमींदार द्वारा ही दिया जाता था। भले उसको कर्ज का जो दुन्ना तिन्ना बढ़ते रहता था, खाता उसका चलते रहता था, लेकिन वह कभी दुखी नहीं होता था।
क्योंकि उसके ऊपर अगर 50,000 का भी कर्ज चला गया। नहीं सर, इससे मैं थोड़ा सहमत हूँ। ये शोषण का दुष्चक्र है कि जिसमें जमींदार दुखी, तो फिर तो जमींदारी प्रथा ही कायम रहती। फिर क्या जरूरत थी लोकतंत्र की? वो अब बन रहा है। वो तो उस समय में इतना अगर अच्छी संरक्षणवादी व्यवस्था थी, इतना अच्छा ट्रस्टीशिप रवैया था, बंधुआ की तरह काम करते थे सर। गाँव में जाइएगा तो कहेगा हमारा पहले ही मालिक ठीक रहे, और क्योंकि उसको जो है कर्ज रहने के बावजूद वो जाता था, हमारे यहाँ सीधा शादी छी, हमने इतना टका दो तो जरूर उसको मिल जाता था। और उसके बाद उस समय में जमींदार लोगों का फरमान चलता था, फलना को वही संरक्षण के बदले में कि हमारा क्लाउड बना रहे, तुम वहाँ मजदूरी करते रहो, तुम्हारी बेसिक जरूरतें हम पूरी करते रहेंगे और हम जो कहेंगे वो तुम करो। और वह उसका फरमान चलता था, तो वह जाकर के वो वोट उसको देता था। यहाँ जब चला पूर्णिया का जो आया था अजीत सरकार के साथ में, जो राजपूत के लोग जो थे, बाहुबली थे, जमींदार जितना थे, उसका संरक्षण अजीत सरकार देती थी। ये लोग अजीत सरकार से जुड़ा हुआ था। बाकी दूसरे जाति के लोग जो था उनके ज़मीन पर चढ़ता था, तो वो लोग अपने ज़मीन को ही बचाने के लिए तब पप्पू यादव का उदय हुआ और पप्पू यादव को संरक्षण देने लगा। अच्छा, पूर्णिया से इतर जरा अगल बगल के जिलों का भी कुछ गणित समझा दीजिए। किशनगंज में जैसे हम लोग देख रहे हैं लगातार AIMIM का राइज हो रहा है, तो क्या वो एक प्रभावी फैक्टर है? क्योंकि ये बड़ी दिलचस्पी से ये देखा जाता है कि प्राइमरली मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स करने वाले अज़दुद्दीन ओवैसी जब वो गठजोड़ की कोशिश करते हैं, कभी यूपी में कभी बिहार में, तो वो कितना फ्रूटफाई होता है? एक दूसरा, क्या वो कभी हैदराबाद से बाहर का फिनोमेना बन पाएंगे? जैसे पिछली दफ़ा 19 में दूसरी सीट जीती उन्होंने, औरंगाबाद की सीट महाराष्ट्र में, है ना? तो यहाँ पे इस तरह का कोई असर, जैसे हमने विधानसभा चुनाव मेरे ख्याल से 5 विधायक जीते थे, वो इसी किशनगंज अररिया वाली बेल्ट में थे। दरअसल ये जो इलाका है ना, बहुत दिलचस्प है। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया का कुछ हिस्सा यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक मुस्लिम की तरह नहीं सोचता है। वो इनसिक्योर नहीं है। वो जैसे पूरे देश में फिर वो कास्ट, वो अशरफ और अजलफ वाला मामला आ जाता है, वो विकास चाहता है। जैसे पूरे देश में तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, मुसलमानों के मोहल्ले में सड़कें नहीं बनी, नाले नहीं बनी, ये नहीं बने, तो वो चाहता है कि हमारे इलाके का विकास हो, पुल बने, ये सब हुए। तो उनके सेंटिमेंट को ओवैसी उभारते हैं। दूसरी बात यह है कि राजद जो है मुसलमानों को जब वोट देता है तो वो अशराफ को वोट देता है, ये टिकट देता है, जो बड़े उच्च जाति के हैं। तो जो मुसलमानों में इस तरह की जातियाँ, जो छोटी जातियाँ हैं, उनको लगता है कि हमको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये विधानसभा चुनाव में इसका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट ओवैसी ने किया और उसको लाभ भी मिला, 5 सीटें मिली। लेकिन फिर जब लोगों ने देखा कि इन 5 सीटों की वजह से राजद की सरकार नहीं बन पाई महागठबंधन की, तो किशनगंज के लोगों को थोड़ा सा रिथिंक ये लोग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रिथिंक कर रहे हैं। तो अब एक ग्राफ AIMIM का ऊपर चढ़ता दिखा था, वो नीचे आएगा, अब नीचे आ रहा है। हालांकि ये जो अख्तरुल ईमान है, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छा, एक तरह से ओवैसी जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से अख्तरुल ईमान बोलते हैं, अच्छे नेता हैं। और उनका प्रभाव, AIMIM के प्रदेश इकलौते विधायक और प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका फैक्टर तो है। लेकिन अमूमन आप किशनगंज में वो लग रहा है कि ये वो इकलौती सीट है जो NDA नहीं जीत पाई थी 2019 में, जहाँ कांग्रेस जीती थी। लेकिन अब लग रहा है कि मुसलमान भी उस तरह से किशनगंज के सोचने लगे हैं कि यहाँ भी हम लोग बीजेपी को या किसी और को मौका ना दें, और क्या ओवैसी हम लोगों का इस्तेमाल उस तरह से कर रहे हैं कि इससे NDA को फ़ायदा मिल जाए। ये चीज़ें फिर किशनगंज के इलाके में आने लगी है। तो किशनगंज में इस बार लग रहा है कि उसका असर दिखेगा, शायद ओवैसी की पार्टी को उतना। पर ये इस तरह की चर्चा जब आप मुस्लिम समाज के वोटर्स के बीच जाते हैं, सुनते हैं, वहाँ पे वो जनरल वर्सेस OBC वर्सेस दलित वाला जो पूरा, हम अली अनवर की एक किताब पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने बहुत विस्तार से पसमानदा, और उसमें भी दलित समाज, हमारे लिए भी वो बड़ा आई ओपनिंग था कि मुस्लिम के अंदर का दलित समाज की कितनी खराब स्थिति है, लाल बेगी और उन सब का। जब वो इधर जो है ना, देखिए इधर मुस्लिम में से एक है कुल्हिया और सुरजापुरी। किशनगंज और अररिया के इलाके में कुल्हिया और सुरजापुरी मुस्लिम। सुरजापुरी ये क्या होता है? वो बांग्लादेश से आए, बांग्लादेशी और बिहारी कल्चर का भाषा होता है सुरजापुरी। और सुरजापुरी मुस्लिम जो है वह अलग टाइप का होता है, और कुल्हिया मुसलमान का ज़्यादा यहाँ जनसंख्या है। कैसा अलग होता है, समझाइए जरा। उसका कल्चर भी अलग है, बोलचाल भी अलग है, सारा चीज़ अलग है। और सुरजापुरी मुस्लिम जो है वह किशनगंज एरिया में ही सिर्फ है और दूसरी जगह नहीं है। इसमें और कुछ जोड़ना चाहिए? सुपौल सुरजापुर एक इलाका है, सुरजापुरी एक भाषा है। अभी पहली बार सुरजापुरी की एक किताब आई है, पहली बार, अभी तक बोली जाती थी। सुरजापुरी एक भाषा है, और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी असर है, वो सुरजापुरी इस इलाके की भाषा ही है। और किशनगंज और अररिया के बहुत सारे इलाकों में लोग कुछ सुरजापुरी बोलते हैं।
और ये जो पसमानदा वाला मामला है वो इस तरह का मामला है कि जैसे कि यहाँ एनडीएम के खिलाफ कुशवाहा के खिलाफ लोगों में नाराज़गी है, लेकिन वो बड़ा इशू नहीं बनेगा चुनाव में, क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा को जिताना है। तो किशनगंज में भी पसमानदा का मसला है कि पसमानदा को क्यों, मुखिया के चुनाव में, विधायकी चुनाव में वो उभरता है, सांसदी में वो, क्योंकि मोदी ना जीत जाए। वो पसंदीदा जो हुआ, जिस तरह हिंदू में जो है जुल्हा है, दुसाद है, ये है, उसी तरह से मुस्लिम में भी जो है अंसारी है, कुजरा है, ये लोग वो हरिजन कैटेगरी में आता है मुस्लिम में भी, तो ये लोग उसको साइड करता है। और जो कहे ओबीसी की पार्टी के 5 विधायक यहाँ जीते, 5 विधायक का ओबीसी के नाम पर वोट नहीं मिला, थोड़ा बहुत जो मिला, क्योंकि वो 5 विधायक का अपना राजनीतिक खानदानी पहले से वर्चस्व रहा है। मान लीजिए 82 से रुकनुद्दीन के फादर इससे पहले कई बार के विधायक वहाँ रह चुके हैं, रुकनुद्दीन भी रह चुके हैं, उस इलाका में अपना उसका एक अपना पकड़ है। ये कई पर्यवेक्षक ये कहते हैं कि ये जो इलाका है सीमांचल का, किशनगंज का, पूर्णिया का इलाका, कटिहार का, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये बात बार बार कही जाती है। आप जब भी किसी बांग्लादेशी के पास जाएंगे, जो पुराने लोग हैं, तो वो बताएंगे कि मुर्शिदाबाद से आए। मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल में, और बांग्लादेश उससे बहुत करीब सटा हुआ है। तो यह बात चली आ रही है कि ये लोग बांग्लादेश से धीरे धीरे आकर यहाँ बसते चले गए। सस्ते में ज़मीन मिलती थी, ज़मीन खरीदे, पहले मजदूरी की, फिर ज़मीन खरीदे, और फिर यहाँ खेती, यहाँ के सोसाइटी में रस बस गए। यह माना जा रहा है कि वो लोग बांग्लादेश से ही आए। तो ये कब से, कितने साल से प्रोसेस चल रहा है? आज़ादी के बाद से, 71 के बाद से? नहीं, हमको जहाँ तक जानकारी है कि ये बात संसद में भी कई बार उठी, इसको लेकर के, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने कभी आंदोलन भी किया था 80 के दशक में। तो उसी समय से सारी बातें चली आ रही हैं। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है अभी उनका? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अब उस लेवल पर तो अभी नहीं है कि बड़े लेवल पर। किशनगंज के इलाके में है और अररिया के इलाके में है। ऐसा नहीं कि एमपी के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन जैसे मैं असम में था, तो असम में वो एक डिवीज़न दिखता है कि जो असमिया मुस्लिम हैं, और फिर जिसको वो लोग कहते हैं बीजेपी वाले मियाँ मुस्लिम है, बंगाली स्पीकिंग, बाहर से आके बसा दुबरी वाले एरिया में, बराक वैली कुछ एरिया में, ऐसा वो लगता है बात पूरी सारी होती है। यहाँ पे वो एक टसल दिखता है क्या कि जो बांग्लादेश या बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम यहाँ आ गया है और जो यहाँ का नेटिव मुस्लिम है, उनके बीच वो टसल दिखता है कुछ? हाँ, दोनों में कभी बनती नहीं है बात। रोटी बेटी का संबंध नहीं होता, वो नहीं होता। और यहाँ पर आपको बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ में सुशील मोदी जब विद्यार्थी परिषद हुआ करते थे, तो वो बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाए थे, आंदोलन भी चलाए थे, और उसमें एक पुस्तक भी आई थी, क्या बिहार भी असम बनेगा। ओके। और बांग्लादेशी घुसपैठ लेकर के जो है काफ़ी मैंने चर्चे में रहा है इस पूरा। पर ग्राउंड पे आपको दिखता है, जैसे आपने कहा ज़मीनें खरीद रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेहनती तो हैं ही वो। यहाँ की खेती में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कभी बात की आपने लोगों से कि वो लोग क्यों आ रहे हैं वहाँ से, अगर कभी खुले हों ऑफ कैमरा? इस बारे में तो मेरी बातचीत नहीं हुई कि क्यों आ रहे हैं, लेकिन ये माइग्रेशन, दरअसल मैं जहाँ गया वहाँ बहुत पीढ़ियों से लोग रह रहे थे, मुझे उस तरह के लोग नहीं मिले। ठीक है। ये कटिहार का इलाका बताइए। तारिक अनवर एक बड़े नेता हुए, उनकी वजह से हम लोग खूब सुनते थे कटिहार। हालांकि कल हमारे ड्राइवर भैया ने कहा, अरे मैं महाराष्ट्र में किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने पूछा कहाँ आप घूम रहे हैं, हमारे दोस्त ने पूछा, तो मैंने कहा पूर्णिया। तो ड्राइवर भैया बोले पूर्णिया मत बताइए, कटिहार बताइए, कटिहार जान जाएंगे, जंक्शन है। एक तो ये जो रेलवे से ऑब्सेशन है ना बिहार का, क्यों है ये रेलवे से ऑब्सेशन? क्योंकि रेल हमेशा से यहाँ महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि रेल के आने के बाद चूँकि पलायन यहाँ ज़्यादा है, तो रेल लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये घर आने के लिए, घर से जाने के लिए, और सस्ता भी है और रेल सुविधाजनक भी है। और रेल से हम लोग देखते हैं कि जितनी बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। कटिहार से पटना के लिए ट्रेनें कम है, या पूर्णिया से पटना के लिए ट्रेनें कम है, लेकिन दिल्ली, पंजाब, अमृतसर, अहमदाबाद, सूरत, हर जगह के लिए ट्रेन है, जो पलायन, एक तरह से पलायन एक्सप्रेस, जितने ट्रेनें हैं वो पलायन एक्सप्रेस है। कटिहार रेलवे का जोन रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहा। और कई वजहों से, जैसे कि इन्होंने बताया कि वहाँ 2 जूट मिल थे, वो इंडस्ट्रियल इलाका रहा है। और तारिक अनवर की ज़मीन कैसे जमी वहाँ पे? तारिक अनवर, मुझे लगता है कि राजीव गांधी के समय में वो इस इलाके में आए। वो बेसिकली औरंगाबाद के इलाके के रहने वाले हैं और यहाँ आए। उन्होंने उस ज़माने में बहुत सारे लोग, जैसे MJ अकबर आए, किशनगंज आए, उन्होंने यहाँ सुना। और प्योरली वही था रिलीजन वाला पॉइंट,
MJ अकबर मुस्लिम पत्रकार हैं, टिकट लेके आए, यहाँ लड़े, जीत गए, कैसा? हाँ, तो तारिक अनवर कटिहार से उन्होंने शुरू किया है और कई बार जीते भी। एक बार बहुत सारी नाराज़गी भी रहती थी उनके खिलाफ। एक बार नारा चला था कि इंदिरा जी की अंतिम इच्छा, तारिक अनवर खींचे रिक्शा। ये विरोधियों ने नारा हाँ, शुरू किया विरोधी ने ये भी चला था। तो तारिक अनवर जीतते भी रहे, हारते भी रहे। इस बार है ना इंडिया गठबंधन से वही है ना? हाँ, इस बार वही है। और फिर बीजेपी ने अपने तरीके से लोगों को संगठित किया, तो फिर बीजेपी का क्षेत्र निखिल कुमार चौधरी वहाँ से जीतने लगे। फिर उसके बाद अभी दुलाल चंद गोस्वामी जदयू से हैं, वो जीत रहे हैं। तो जो डेमोग्राफी है वहाँ की, वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, 40-45% मुस्लिम रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने फिर उसका रास्ता ढूंढा पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट। ये कटिहार वाले इलाके हाँ। हैं। ये देखिए पूर्णिया से नीचे ये वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ कटिहार का इलाका है। इसी को क्रॉस करके फिर हम लोग आसनसोल दुर्गापुर तरफ जाते हैं क्या? हाँ, उधर भी जाते हैं, ये वाला जो और किशनगंज की तरफ से भी जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग जब पूर्णिया से किशनगंज जाते हैं तो ये भी जो बंगाल पड़ता है, हाईवे में भी पड़ता है। हाँ, दालकोला। हाँ। तो कटिहार का जो इलाका है, कटिहार में फिर लोगों को समझ में आया, बीजेपी को या जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसको समझ में आया कि पोलराइजेशन होगा तो हम लोग जीत जाएंगे। भले 40% 45% मुस्लिम है, लेकिन हिंदू ज़्यादा है। तो हमेशा से वहाँ पोलराइजेशन की राजनीति चलती रही और इस बार ही पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बार एक बात वहाँ कही जा रही है कि बीजेपी जदयू के साथ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। कोई एक MLC हैं अशोक अग्रवाल, बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं और सुशील मोदी के बहुत करीबी हैं। इतने करीबी हैं कि सुशील मोदी पटना में जब रहते हैं तो वो अशोक अग्रवाल के सरकारी आवास में रहते हैं और वहीं हम लोग को बुलाते भी हैं। तो इस बार कहा जा रहा है कि वो अंदर खाने में तारिक अनवर को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए लोगों को लगता है कि तारिक अनवर इस बार निकल जाए। थोड़ा सर मधेपुरा और बता दीजिए। सबसे ज़्यादा चर्चा तो मधेपुरा का होता है, वो घिस चुकी है वो कहावत सुन के, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। मधेपुरा समाजवादी राजनीति का गढ़ रहा है और उसमें सबसे बड़ा रोल रहा BN मंडल का। BP मंडल और BN मंडल में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। भूपेंद्र नारायण मंडल वहाँ के समाजवादी थे और लोहिया के बहुत करीबी थे। उन्होंने बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट किया था जब आज़ादी के समय में यहाँ चुनाव शुरू हुए थे। तो भागलपुर और पूर्णिया एक लोकसभा क्षेत्र था, वहाँ 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे। एक सुरक्षित क्षेत्र था 1952 में। जी। तो उन्होंने एक व्यक्ति को किराए मुसहर नाम के व्यक्ति को बहुत गरीब थे, चुनाव लड़वाया और वो पहली बार सांसद बन के गए। और वो कहा जाता है कि ट्रेन में गमछा बिछा के सोते हुए गए थे दिल्ली और वो हुआ था। ये उसी गांव के हैं जिस गांव के BP मंडल है, मुरहो के ही हैं, दोनों एक ही गांव के हैं। दोनों अभी भी उस गांव में जाते हैं तो BP मंडल जमींदार वाला की हवेली है BP मंडल की। ये BP मंडल है मंडल कमीशन वाले, जो CM भी रहे हैं। हाँ, हम लोग कंफ्यूज कर रहे थे BN मंडल और BP मंडल में। तो वहाँ BP मंडल और BN मंडल के बीच में भी विचारधारा की लड़ाई थी। BP मंडल पहले कांग्रेस में थे, बाद में वो जमींदार थे। हाँ। और BN मंडल बिल्कुल सोशलिस्ट और शोषित समाज को रिप्रेजेंट। उन्होंने एक मुसहर को चुनाव लड़ाया था। तो बाद में BP मंडल भी इधर आ गए जिन्होंने मंडल कमीशन की। तो वो इलाका इसलिए सोशलिस्टों का बहुत इंपॉर्टेंट इलाका रहा, क्योंकि BN मंडल हो गए, BP मंडल हो गए, किराए मुसहर जैसा आदमी चुनाव जीत के जाता है, तो वो रहा। उसके बाद फिर समाजवादी राजनीति का मुख्य आधार बना यादव। वहाँ की जो है यादवों में भी यादवों में भी 2 तरह के यादव वहाँ हैं। एक बहुत पढ़ा लिखा तबका है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, और वहाँ के यादव बहुत पढ़े लिखे हैं। और एक गरीब तबका भी है। तो यादवों का भी इलाका बना। फिर शरद यादव, लालू यादव जैसे लोग। तो सबसे पहले यहाँ कौन आया चुनाव लड़ने? शरद यादव को लेके आए लालू यादव? शरद यादव चूँकि मध्य प्रदेश से आए थे। उस समय बिहार में जब JP मूवमेंट हुआ तो बहुत सारे नेता ऐसे आए, समाजवादियों ने, जॉर्ज फर्नांडिस। नहीं, JP मूवमेंट के दौरान तो नहीं आए थे, तब तो वो जबलपुर से ही जीत के आए थे। हाँ, वो बाई इलेक्शन जीते थे। मधेपुरा से पहले लालू यादव चुनाव लड़े थे। कब लालू यादव लड़े थे? आपको जो है नहीं, हम ये लालू जी तो छपरा से जीत के पहुंचे थे ना, लालू 90 में। मधेपुरा से लालू जी पहले जीते थे, उसके बाद शरद यादव एक बार हार भी गए। ऐसा ध्यान है कि पहले शरद जी को लड़वाए वो लालू जी, उनको डॉक्टर रवि को इस्तीफा देके लड़वाए थे। हाँ, चलिए मधेपुरा के साथी पत्रकारों से पूछ लेंगे। तो वो क्या यहाँ का एक बड़ा पॉलिटिकल एपी सेंटर है? हाँ। यादव पॉलिटिक्स, OBC पॉलिटिक्स, EBC पॉलिटिक्स का। क्योंकि लोहिया ने यहाँ नारा दिया था कि 100 में
वो मधेपुरा में नारा दिया था। ने मधेपुरा में नहीं दिया था, लेकिन बिहार में, हाँ। बिहार में वो नारा बहुत चला। जगदेव प्रसाद पिछले पाव में 100 में 60, हाँ। संसोपा की यही पुकार। हाँ, वो जगदेव प्रसाद थे कुशवाहा, उनका फिर यादवों की संख्या ज़्यादा हमेशा से रही है, तो वो सबसे प्रोमिनेंट लोग उभरे। तो मधेपुरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि पॉलिटिकल एस्पिरेशन और उसके हाँ, पॉइंट और मधेपुरा का जो इलाका है ना वो कोसी का देरा है, नाम से ही है मध्यपुरा। अच्छा। और यहाँ यादव बार बार दूर दूर से आके बसे क्योंकि ये पशुपालन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है। हाँ। और यहाँ पर जो इलाकों के नाम भी हैं किशनगंज और बिहारीगंज, सब कृष्ण के नाम पर, मुरलीगंज, गोलपारा, ग्वालपाड़ा, मुरली, ग्वालपाड़ा, मुरलीगंज, बिहारीगंज, ये वही सिंहेश्वर स्थान है जहाँ से ये पप्पू यादव हाँ वो पहली बार चुनाव लड़े थे। और अभी सिंहेश्वर के ही एक नेता सुपौल से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चौपाल हैं, नहीं कामेश्वर चौपाल नहीं, रामकृष्ण चौपाल शायद नाम है, ना चौपाल हैं। और वो उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सुपौल में तो वो जीत सकते हैं और मधेपुरा पर भी उनका असर है। चौपाल बड़ी आबादी है, उसी कारण ये ईबीसी समाज है चौपाल। हाँ नहीं सॉरी, ये दलित समाज है। दलित समाज। अच्छा, कामेश्वर चौपाल तो वो हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन दौरान पहली वो रखी थी, ईंट रखी। जी। तो वो है, तो ये इलाका है, पशुपालन का इलाका रहा है मधेपुरा, तो इसलिए यादव बहुत दूर दूर से आके यहाँ बसे मधेपुरा के। हाँ मधेपुरा। तो ये मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये एक पॉलिटिकल यूनिट होते हैं मतलब ना, उसमें ये इलाका किशनगंज, अररिया नहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे भी बहुत डिवीजन है। ये पूरा ये इलाका जो है ये मुस्लिम बहुल इलाका है, और ये यादव और मुस्लिम ओबीसी बाहुल है। हाँ, और यादव और मुस्लिम दोनों हैं इस इलाके में। अच्छा। ये इलाका खेती के लिए बहुत अच्छा है, ये इलाका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ भी खेती अब ज़्यादा होती है। दोनों थोड़ा सा अलग अलग है। और क्या यहाँ पे तेजस्वी यादव सर्वमान्य नेता हैं यादव समाज के, या जैसे हमें पूर्णिया में दिखा वैसा और भी कहीं पे है लोकल विरोध? नहीं, ऐसा नहीं है कि सर्वमान्य नेता है। हाँ पूरी अपनी बात। लालू जी को लोग मान रहे थे, सर्वमान्य नहीं कह सकते, यहाँ तो बटे हुए लोग हैं। क्योंकि मधेपुरा में भी हम देखते हैं यादव समाज से आने वाले जेडीयू के कैंडिडेट जीतते हैं। दिनेश नाम है उनका, दिनेश यादव। यहाँ बटे हुए हैं। अच्छा। जिस तरह से पहले मेरे मित्र बोले थे कि मरद प्रथा समाप्त हो गया है, इसीलिए वही बुझिए मरद प्रथा समाप्त है। लालू जी सर्वमान नेता नहीं है, कोई अब मरद है नहीं। यादव में भी कोई यादवों का सर्वमान नेता अब नहीं है। रीजन स्पेसिफिक है। हाँ, हर क्षेत्र में अपना अपना वर्चस्व सबका है, वहाँ उस हिसाब से सब जगह सब नेता है। और यही बात दूसरी कास्ट ग्रुप पे भी लागू होती है, जैसे यहाँ उदय सिंह हैं, सबका और सब है। आपकी कोई वैसा नहीं है कि उसके एक के कहने पे सब जगह। अब कोई ऐसा नहीं, किसी कहने पर लोकल जो किसी कहने पर कोई जो कहेगा एकदम फलना जाति के कह देंगे तो फलना जाति का सब वोट इधर चला जाएगा। वो अपने राजपूत समाज का नेता किसको माना जाता है इस ईस्ट बिहार में? देखिए, इस बिहार में अभी भी राजपूत समाज का नेता लोग आनंद मोहन को ही मानता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आनंद मोहन जो फरमान जारी कर देगा वो सब राजपूत मान ही लेगा। जबकि वो तो अभी आरजेडी के भरोसे उनका लड़का चुनाव जीता, उसके पीछे बीच में तो 10-20 साल गायब भी थे। हाँ, जो हो, लेकिन अब भी राजपूत समाज के लोग उसको आनंद मोहन को ही अपना नेता मानते हैं। जेडीयू का नया राजनीतिक प्रयोग भी है। हाँ, जो हो, लेकिन ये भी नहीं है कि आनंद मोहन जो फरमान जारी कर देगा वोट में वो राजपूत उसको वोट दे देगा, सो नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ जाति लड़ाई या जाति संघर्ष ये सवाल आएगा तब आनंद मोहन के साथ इस बेल्ट के राजपूत खड़ा है। और लवकुश समीकरण कितना प्रभावी यहाँ पे? लवकुश समीकरण जो है कोरी कुशवाहा, हाँ बुझ गए लोग जो नहीं, अरे आप तो बुझ गए, हमारे दर्शक जो बाहर के हैं, कोई दिल्ली में बैठा है, राजस्थान बैठा, वो भी तो पूछे। लवकुश में भी जो है ना, कोई कहिएगा सर्वमान नेता है, सो बात तो नहीं है, लेकिन वो लोग में एकजुटता इधर है। हाँ। ऐसा नहीं है जो नहीं जुटता नहीं है, एकजुटता है, लेकिन उसका भी कोई सर्वमान नेता नहीं है। राजपूत जाति में आनंद मोहन के जाने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे नेता डेवलप हुए, वो बड़े हो गए। जैसे लेसी सिंह है, नीरज कुमार बबलू है, किशोर कुमार मुन्ना है, खुद पप्पू सिंह हैं, और ये सब लोग अपने अपने दम पर राजपूत जाति के नेता इस इलाके में हैं। आनंद मोहन को लेकर सेंटिमेंट है लोगों के मन में, जैसे पप्पू यादव को। क्यों ये पप्पू यादव और आनंद मोहन को लेकर सेंटिमेंट क्यों है? क्योंकि संरक्षणवादी राजनीति 90 के दशक में राजपूतों और सवर्णों ऐसा कहा जाता था कि इनकी रक्षा आनंद मोहन कर रहे हैं,
और यादवों की सवर्णों का रक्षक आनंद मोहन और पिछड़ों का रक्षक पप्पू यादव। तो वो वर्सेस की लड़ाई थी। वर्सेस की जो लड़ाई थी, तो वो सेंटिमेंट है। पप्पू यादव जब तक जेल में रहे तब तक लोगों के प्रति बहुत सेंटिमेंट रहा, और जेल से बाहर आए तो फिर वो सेंटिमेंट धीरे धीरे कम होने लगा। आनंद मोहन जब तक जेल में रहे तो बहुत तड़प रही लोगों की, आनंद मोहन को रिहाई होनी चाहिए, ये रिहाई नहीं होनी चाहिए। जब बाहर आ गए तो वो ख़त्म हो गया। चलिए, आप लोगों ने इतना बातें बताई, एक आखिरी सवाल बता दीजिए। अब आप लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको लोकसभा चुनाव में? कई लोग कह रहे हैं बड़ा ठंडा चुनाव है, पहले फेज़ में बिहार का वोटिंग भी 50% भी नहीं पहुँच पाया। इशूज़ कुछ लग रहे हैं आपको, क्या प्रभावी हो रहा है? राम मंदिर, 370, बेरोज़गारी, महंगाई, 2047 का भारत कैसा हो, सामाजिक न्याय, कास्ट सेंसस, लाभार्थी योजनाएं, क्या दिख रहा है ज़मीन पे? मुख्य मुद्दा तो आपको राम मंदिर है ही, राम मंदिर है और बेरोजगारी है। एक तरफ राम मंदिर, एक तरफ बेरोजगारी। अच्छा जी, बिल्कुल। राम मंदिर के नाम पर लोग वन साइडेड हो रहे हैं, लेकिन उनके पास बेरोजगारी का भी मुद्दा है। हम स्थानीय मुद्दे की बात करें तो यहाँ बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं। बताइए सर। एयरपोर्ट का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन पूर्णिया में होता रहा और अब तक एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ पाई। जबकि नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री पैकेज होता है 2015 का ये योजना थी पूर्णिया में एयरपोर्ट की, इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। आप तो बहुत घूम रहे हैं, पटना से आए हैं। बहुत ठंडा चुनाव है। एक तो मुझे लगता है कि कह दिया गया कि 400 सीटें आ रही है, तो लोगों ने मान लिया कि 400 सीटें आ रही है। तो क्या वोटिंग देने नहीं जा रहे हैं? हाँ, वो इसलिए वो वोटिंग कम दिख रहा है, और लोगों को पता भी नहीं है कैंडिडेट कौन है, लोगों को ये भी पता नहीं कि वोट करना या नहीं। रामनवमी लोगों ने मना लिया, बहुत खुश हो गए कि तलवार भाज लिया, तो उसके बाद वो ठंडा चुनाव है। अगर इसके बावजूद जो मुद्दे हैं, तो राम मंदिर और ये रोजगार का तो मुद्दा है। एक छोटा सा मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा सवर्णों के लिए है, पिछड़ों के लिए भी कुछ है। एक बड़ा मुद्दा जो फील्ड में दिखता है वो है चावल का मुद्दा। मुझे एक मुसलमान व्यक्ति ने कहा कि जो भात खिला रहा है हम उसी को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी के लिए कहा। हाँ, तो एक अंदर लग रहा है कि जो 5 किलो चावल बट रहा है उसको लेके ये हम लोगों को भी असम में और सब जगह चावल का जो असर है, वो असर है। हाँ, असर है कि जो भात दे एक आदमी अनाज को लेकर निश्चिंत हो गया है, जो अति गरीब है कि भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, ऐसा हो गया। जो भात खिला रहा है उसको वोट देंगे, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लाभार्थी पॉलिटिक्स, हाँ, वो भी असर है। इंटरेस्टिंग। चलिए, आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यात्रा जारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए शिक्षाप्रद रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आप यहाँ प्रस्तुत किए गए विचारों से कितनी इत्तेफाकी या ना इत्तेफाकी रखते हैं। सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए ललन टॉप।